हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो हमने वहां पे ऐसे देखा था कि कोई कैपिटल Q चार्ज है इस तरह से और उसके कारण किसी पॉइंट P पर विभव जो कि उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर है वो इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। ये हमने कल लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो अकेला चार्ज है Q, इसके अलावा यहाँ और सारे चार्ज हों काफी सारे, तो पॉइंट P पर विभव कितना होगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले भी चैप्टर फर्स्ट में कूलॉम बल के लिए और विद्युत क्षेत्र के लिए इस तरह की गणनाएं की हैं। वहां पे हमने ऐसे निकाला था, जब हम कुल बल निकालते थे आवेशों के ग्रुप के कारण, तो वहां पे ऐसे करते थे कि बल एक सदिश राशि है तो हम सभी आवेशों के कारण अलग अलग बल कैलकुलेट करते थे और उनका बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके सदिश योग कर लेते थे और कुल बल की गणना करते थे। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के लिए भी हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे और कुल बल की गणना करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप सदिश योग करें, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो हम इनका डायरेक्टली जो हम मैथमेटिकल जो सम करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं, अपना अंकगणितीय वही कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट P पर विभव एक आवेशों के समूह के कारण। तो सबसे पहले तो हम आवेशों का समूह लेते हैं। एक चार्ज ये रखा Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q2, ये तीसरा चार्ज है यहाँ पे Q3। इस तरह से यहाँ बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं और n चार्ज रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया कि माना Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश रखे हुए हैं एवं हमें इन सभी के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया P और इस पॉइंट P पर इन सभी आवेशों के कारण कुल विभव कितना होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि Q1 से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी है, R1 है। Q2 से जो P की डिस्टेंस है वो R2 है। Q3 से P की डिस्टेंस R3 है। इस तरह से Qn से P की डिस्टेंस Rn है। ये हमने मान लिया। तो माना Q1, Q2, Q3 so on, Qn से बिंदु P की दूरी क्रमशः है R1, R2, R3 so on Rn है। यह हमने मान लिया। अब हमें पता है कि जो विभव है वो अदिश राशि है, तो बिंदु P पर विभव पहले Q1 के कारण कितना विभव लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, Q2 के कारण P पर कितना विभव है वो कैलकुलेट करेंगे, Q3 के कारण करेंगे, फिर Qn के कारण करेंगे और इन सभी का अदिश योग या बीजगणितीय योग कर देंगे तो बिंदु P पर कुल विभव आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम P पर कुल विभव सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग, या फिर हम कह सकते हैं अदिश योग, बीजगणितीय योग से
ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम? पॉइंट पी पर कुल विभव, पॉइंट पी पर कुल विभव Bp इज इक्वल टू पहले V1 पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव प्लस सो ऑन nवें आवेश के कारण विभव। इन सबको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, V1 को अलग से, V2 को, V3 को, और सबका हम बीजगणितीय योग कर देंगे तो पॉइंट P पर कुल विभव आ जाएगा। बहुत ही इजी है। और आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन R। तो यहाँ पे हम V1 की वैल्यू निकाल के रखते हैं। Bp इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इनटू Q अपॉन R। तो हम V1 निकाल रहे हैं, मतलब Q1 चार्ज के कारण P पर विभव कितना है ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आवेश तो कितना आने वाला है? Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है R वो कितनी है? तो Q1 से P की डिस्टेंस R1 प्लस अब B2 निकालते हैं तो B2 कितना आएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R3 प्लस अब nवें आवेश की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू nवां आवेश, और nवें आवेश से बिंदु P की दूरी R है। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल के लिख देते हैं। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रहा? यहाँ पे रहा Q1 अपॉन R1 प्लस यहाँ से ये गया कॉमन, यहाँ रहा Q2 अपॉन R2 प्लस ये गया कॉमन, तो यहाँ रहा Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन Qn अपॉन Rn। इसको समीशन लगा के लिखते हैं। तो समीशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ये बार वाला तो एज इट समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, और जो चेंज हो रहा है उसे I से डिनोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि Q की टर्म में लिखा हुआ है 1 2 3, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो जो चेंज हो रहा है उसे किससे लिख देंगे हम? I से, और I की वैल्यू रखेंगे 1 तो पहले ये आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही R की टर्म में जो लिखा है 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ R की टर्म में भी क्या लिख देते हैं? I। तो ये आ गया हमारे पास में कुल विभव बिंदु P पर, जो किसके कारण है? इन सभी n आवेशों के कारण है। बहुत ही इजी टॉपिक है। इस जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इसके बाद में, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम 2021 के लिए, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। और इसमें से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो आपको चैप्टर के एंड में कराए जाएंगे क्वेश्चंस के साथ में। अभी तो हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, तो आपको समझ लेना है इसको। और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो बहुत ही इजी है। आप देखेंगे हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? तो सबसे पहले चाहिए हमें एक विद्युत द्विध्रुव। तो हम लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आए ए बी, यहाँ पे A, यहाँ पर B। यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -Q, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है +Q। AB जो विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु होगा O, और A से और B की जो डिस्टेंस लेते हैं हम, वो कितनी लेते थे? तो वो लेते हैं हम 2a। तो A से O की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? स्मॉल a, और O से B की जो डिस्टेंस होगी वह भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल a। तो ये तो हुई इनकी डिस्टेंस की बात और द्विध्रुव की बात। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? एक विद्युत द्विध्रुव चाहिए। तो एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके बिंदु A पर, तो बिंदु A पर क्या रखा हुआ है? -Q आवेश,
तथा बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसका केंद्र बिंदु कहें या मध्य बिंदु कहें तो वह क्या है, ओ है, तथा ए से बी के मध्य दूरी कितनी है, तो ए से बी के मध्य दूरी 2a है। ये तो बात हुई द्विध्रुव की। अब हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव किसी बिंदु P पर निकालेंगे हम। तो यहां पर लेते हैं हम एक पॉइंट P कहीं पे, यहां पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो O से पॉइंट P की डिस्टेंस लेते हैं हम। O से पॉइंट P की डिस्टेंस है माना कि स्मॉल r। इस पॉइंट P पर विभव की गणना करनी है और हमने केंद्र बिंदु O से P की डिस्टेंस ले ली स्मॉल r। और ये जो द्विध्रुव की अक्ष है, ये द्विध्रुव की अक्ष होगी। इस अक्ष के साथ में जो ओपी लाइन है वो मान लेते हैं हम थीटा कोण बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमें किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी थी। तो पहले तो हमने एक द्विध्रुव लिया, फिर एक बिंदु ले लिया जिस पर हमें द्विध्रुव की गणना करनी है। तो अब हमें इसके कारण किसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि जो P है उसकी O से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। यहां दूरी OP इज इक्वल टू स्मॉल r तथा OP एवं AB के बीच कोण कितना है, या फिर हम कहेंगे जो द्विध्रुव की अक्ष है उसके बीच कोण थीटा है। तो ये तो हुआ हमारे पास में सेटअप तैयार कि इस तरह से कोई पॉइंट P होगा जो किसी एंगल पे होगा और इस द्विध्रुव के कारण उस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन, अपनी कैलकुलेशन की हम इस पर पॉइंट P पर विभव कैसे निकाल सकते हैं और जो विभव P है, जो बिंदु P है उस पर विभव कितना आने वाला है। तो देखिए पहले तो हम पॉइंट B जहां पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव निकालेंगे। फिर ये माइनस Q भी अपना विभव लगाएगा पॉइंट P पर, इसके कारण विभव निकालेंगे। बस ये दो ही आवेश हैं जिनके कारण यहाँ बिंदु P पर विभव हो सकता है। तो इन दोनों के कारण अलग अलग विभव निकालेंगे और यहाँ पर P पर कुल विभव ज्ञात करने के लिए, तो अभी हमने देखा था जब हमारे पास में दो या दो से अधिक आवेश हों तो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए उन सभी आवेशों के विभवों का अदिश योग या बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो पॉइंट P पर विभव कैसे आने वाला है, यहां बिंदु P पर विभव, या फिर हम कहें बिंदु P पर कुल विभव V at point P is equal to V1 plus V2, जहां V1 क्या है, V1 है प्लस Q आवेश के कारण विभव और V2 क्या है, माइनस Q आवेश के कारण विभव। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां V1 प्लस Q आवेश के कारण विभव प्लस Q आवेश के कारण तथा V2 माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या है, विभव है। तो पहले तो हम प्लस Q आवेश के कारण मतलब कि V1 को कैलकुलेट करते हैं कि V1 कितना है। अब V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो
बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ एक बिंदु आवेश है और इसके कारण P पर विभव कितना होने वाला है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश बटे दूरी। तो आवेश कितना है हमारे पास में, आवेश है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो B से P की डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि जो B से P की डिस्टेंस है वो है R1। तो Q अपॉन डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, R1, जहां R1 क्या है, R1 इज इक्वल टू B से P की डिस्टेंस BP। ऐसे ही जब हम B2 निकालेंगे तो B2 आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन यहां से A बिंदु से P की दूरी कितनी है ये भी हमें पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं हम कि A से P की दूरी है वो है R2। तो यहां पे क्या लिख देंगे, अपॉन R2, जहां R2 क्या है, R2 है A से P की डिस्टेंस। तो अब हम यहां पे कुल विभव निकाल सकते हैं BP। अतः विभव एट पॉइंट P, इसको यहां से हटा देते हैं, विभव एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू तो आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1, और यहाँ पे ये माइनस है, तो जब हम प्लस V2 करेंगे तो ये माइनस निकल के ये से माइनस कर देगा, और यहाँ आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R2। जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल के बाहर लिख लेते हैं, तो Q कॉमन आ रहा है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 1/R1 माइनस यहाँ बचा 1/R2। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ गया R1 इनटू R2, यहाँ R1 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर आने वाला है R2 माइनस इधर आने वाला है R1। अब देख सकते हो आप, हमें क्या करना था कि पॉइंट P पर विभव निकालना था, ये आ गया विभव, लेकिन R1 और R2 डिस्टेंस तो हमने मानी थी जब हमें पता नहीं था कि B से P की दूरी कितनी है और A से P की दूरी कितनी है। हमें तो ये दूरी पता थी जो O से P के बीच में है, कितनी, स्मॉल r। तो कैसे भी करके हम R2 R1 को यहां से हटाएं और इसकी वैल्यू R के पदों में लेकर के आए, तब हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज यहां छोड़ने से हमारा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में करेक्ट तो है, लेकिन हम इस पर R2 और R1 की वैल्यूज कैसे निकालें, तो वो अब हमें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए वो भी निकालते हैं। तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए R2 R1 की वैल्यूज, तो हम R2 R1 की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखिए आप कि ये हमारे पास में O से और P की जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये पता है। यदि कुछ करके R2 और R1 को हम यदि R के पदों में निकालें तो हमारा काम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम बिंदु B से इस OP लाइन पर एक लंब खींचते हैं इस तरह से। ये हमने एक लंब खींचा और इसे पॉइंट को नाम दे देते हैं हम M। B से लेकर के M तक हमने एक लंब खींचा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही इस OP लाइन को इधर आगे बढ़ाते हैं पीछे की तरफ और यहां से एक लंब खींच देते हैं A से यहां तक, इसे नाम दे देते हैं हम M, कोई भी पॉइंट। और ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 90 होगा। अच्छा यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ इस पॉइंट को इधर लिखा, यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से हम जो 9-10 में पढ़ते थे, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए थीटा थीटा। अब हमें निकालना क्या है, R2 और R1 की वैल्यूज, वो भी R के पदों में। तो देखिए आपको पता है कि जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है। तो ये एक इस तरह की कंडीशन बनी हुई है आपके पास में, यदि ये दूरी बहुत ही छोटी हो तो क्या होगा, ये दोनों लाइन है ना, ये वाली जो लाइन ये बहुत ही पास पास में आ जाएंगी। देखिए आप जो AO है ये इस तरह से बहुत ही छोटी दूरी हो और आपका पॉइंट P हो ऐसे, तो A से P जब हम कहां जाते हैं A से P, फिर O से P इस तरह से,
और इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ऐसे लंब खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस है, P से लेकर के A तक और P से लेकर के N तक, यहां जो हमने लंब खींचा है, ये दोनों लगभग कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो क्या कहेंगे हमने क्या किया, अब हम PO को आगे बढ़ाते हैं तथा, तो हमने क्या किया, जो PO थी उसको आगे बढ़ाया इधर N की तरफ और A से लंब खींचा AN तथा AN एक लंब है किस पर, PO पर। A1 इधर भी B से BM क्या है, एक लंब है किस पर, PO पर, खींचे। ये हम 9-10 में जैसे वो रचनाएं करते थे ना ज्यामिति के अंदर, वैसा कुछ है। हमने क्या किया, PO को यहाँ आगे बढ़ाया और ये लंब खींचे। ये क्यों कर रहे हैं हम, तो ये हम R1 R2 की वैल्यूज निकालने के लिए कर रहे हैं कि R के पदों में R1 R2 की वैल्यूज आ गए। चूंकि जो हमारे पास में A है वो R से बहुत ही छोटा है, तो A इज लेस देन स्मॉल r, जो ये R डिस्टेंस है उससे A कैसा है, बहुत ही छोटा। तो हम क्या कह रहे थे कि जो PA है वो किसके बराबर हो जाएगी, लगभग PM के। हेंस तब क्या होगा, जो आपकी PA है वो लगभग बराबर होगी किसके, PM के, तथा इसी तरह से इधर आपका जो PB है वो PM के लगभग बराबर हो जाता है, तथा PB लगभग बराबर होगा किसके, P से लेकर के M के। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे PA क्या है, P से और A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2। तो R2 इज इक्वल टू PM। P से लेकर N तक की डिस्टेंस कैसे निकालें हम, तो PO प्लस ON लिख सकते हैं इसको, PO प्लस ON। हमें निकालना है PN, तो PN को क्या लिखा हमने, P से लेकर O तक आए फिर O से N तक जाते हैं, तो ये हमारे पास में PN डिस्टेंस आ जाती है। R2 इज इक्वल टू PO की वैल्यू कितनी है, तो P से लेकर के O तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, प्लस O से N तक की हमें वैल्यू पता नहीं है। तो आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें जैसे ही हम cos थीटा लगाते हैं, तो हम cos थीटा लगाएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आप देखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज ANO में cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, तो थीटा से जो लगी हुई भुजा है ये वाली, ये होगी कर्ण। आधार O से लेकर के N तक, तो ON अपॉन कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, मतलब AO, और AO की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a। तो दैट इंप्लाइज यहां से हम ON की वैल्यू निकाल सकते हैं, ON इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। ये ON की वैल्यू आ गई, तो वो हम यहां पे रखते हैं A cos ऑफ थीटा। तो यहां से हम R2 की वैल्यूज निकाल चुके हैं, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार अब हम R1 पर चलते हैं। R1 को क्या किया जाए, R1 ये रही मतलब PB वाली लाइन, तो PB किसके बराबर है, PM के बराबर है, तो PB की वैल्यू जो रखते हैं हम R1 इज इक्वल टू PM। P से लेकर के M की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, जो PO डिस्टेंस है उसमें से OM को निकाल देते हैं। PO डिस्टेंस में से OM को निकाल के रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा PM। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे PM। तो PM के लिए हमने क्या किया, पहले कंप्लीट PO को लिया, फिर O से M तक की जो ये लाइन है इसको तोड़ के बाहर निकाल दो, इतनी माइनस कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा P से लेकर के M तक की डिस्टेंस। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो R1 इज इक्वल टू PO की वैल्यू कितनी है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r, माइनस OM की वैल्यू कितनी है, तो OM ये रहा, तो वही cos थीटा इसमें लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे आप समकोण त्रिभुज OMB में
cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वही आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली साइड लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण तो आ गई ये O से B तक मतलब स्मॉल a, और जो आधार है वो होगा हमारे पास में OM। तो ये हो गया हमारे पास आधार। तो यहां से हम निकालेंगे दैट इंप्लाइज OM इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। तो ये OM की वैल्यू आ गई, चलो रख देते हैं। OM की वैल्यू क्या रखेंगे, a cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में R1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पहले हम R2 की वैल्यू निकाल चुके थे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब R2 माइनस R1 चाहिए और ये चाहिए R1 इंटू R2। तो इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या होगी। तब हमें चाहिए R2 माइनस R1, इट्स मीन समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो क्या आने वाला है, R2 माइनस R1। तो ये वैल्यू तो यहां से आ जाएगी। तब समीकरण क्या करते हैं हम, जो 3 है उसमें से 4 को घटा देते हैं। तो इधर ऊपर क्या है R2 माइनस इधर क्या है R1 इज इक्वल टू, इधर की तरफ है हमारे पास में R प्लस a cos ऑफ थीटा, और इसमें से हम घटाने वाले हैं इधर वाली वैल्यूज को। तो जैसे ही इसके आगे माइनस लगेगा तो ये R माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस R प्लस a cos ऑफ थीटा। तो R कैंसिल आउट, R2 माइनस R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में a cos थीटा एंड a cos थीटा 2a cos थीटा। ये तो आई R2 माइनस R1 की वैल्यू। अब हमें चाहिए R1 इंटू R2। तो देखते हैं, तथा समीकरण 3 और 4 को आपस में गुणा कर दें तो R2 किससे गुणा हो जाएगा, R1 से। तो तथा समीकरण 3 इंटू 4 से क्या होगा, इधर समीकरण 3 में इधर है R2 इंटू इधर है R1 इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास में R प्लस a cos ऑफ थीटा, और इधर समीकरण 4 में है R माइनस a cos ऑफ थीटा। ये गुणा होंगे तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ये। तो इसे लिखेंगे हम R2 इंटू R1 इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं R1 इंटू R2 इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो पहले a का स्क्वायर, a की जगह किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह a cos ऑफ थीटा का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के ऊपर ये आ गया स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a cos थीटा का वर्ग लिख दिया हमने। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे r की तुलना में जो आपका a है वो बहुत ही छोटी टर्म है, हेंस जो स्मॉल a है इज लेस देन स्मॉल r। तो r स्क्वायर में से ये बहुत ही छोटी टर्म जब घटाई जाएगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, r स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब जो आपका R1 इंटू R2 है वो किसके बराबर रह जाएगा, ओनली r स्क्वायर के। क्यों, इसको डिक्रीज करने में, इसको सब्ट्रैक्ट करने में, इसको घटाने पर r स्क्वायर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ तो हो गया था हमारा इक्वेशन नंबर 4, इसे दे देते हैं इक्वेशन 5 और इसे देते हैं इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में हमने R2 माइनस R1 और R1 इंटू R2 की वैल्यूज निकाल ली, वो उठा के यहाँ रख दो इक्वेशन 2 में, तो हमारा विभव आ जाएगा। तब क्या करेंगे अब समीकरण 1 तो लेना है हमें, काम में कौन सा वाला 2, 1 लेना है 5 तथा 1 लेना है 6 से क्या होगा कि जो विभव है B इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास 2a cos ऑफ थीटा, 2a cos ऑफ थीटा, और R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू है R स्क्वायर। ये हमने रख दी, इसे आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a इंटू Q, और 2a इंटू Q को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अलग से भौतिक राशि होती है। क्या होता है 2a इंटू Q, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, एक अलग से भौतिक राशि के बारे में जिसे कहते हैं हम
विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या फिर द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे किससे लिखते थे हम? इसे लिखते थे हम P से। तो हम 2a इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे हम P इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इधर क्या रहा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसे ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर P कॉस ऑफ थीटा अपॉन नीचे रह गया R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में पॉइंट P पर विभव। अच्छा आपको पता है थीटा पॉइंट P का जो एंगल है वो है, R ये डिस्टेंस है। तो जो अननोन टर्म्स थी हमारे पास में R2 और R1 वो अब गायब हो चुकी हैं, तो इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण 7 द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव को दर्शाता है। तो हम समीकरण 7 को काम में लेकर के किसी पॉइंट पर विभव की गणना कर सकते हैं। अच्छा आप देखें यहाँ कि जब हमने विद्युत द्विध्रुव को पहले पढ़ा था तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है इसकी अक्ष और दूसरी होती है इसकी निरक्ष। तो अक्ष की बात करें हम, यदि पॉइंट P को इसकी अक्ष पर ले जाएं, अक्ष पर मतलब यहां कहीं ऐसे, तो क्या होगा? ये जो एंगल है आपका थीटा, ये घटता 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 हुआ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अक्ष पर। तो अक्ष की बात करते हैं हम, नीचे एक केस लिखते हैं या फिर स्टार लगा के, जब जो आपका थीटा है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। अर्थात एंगल 0 होने का मतलब है जो बिंदु P है वो कहां होगा? बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पर है। तब विभव कितना आने वाला है? तब विभव कहां? अक्ष पर कितना आएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू P एज इट, और cos ऑफ थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे हम क्या? 0 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो विभव कहां? अक्ष पर कितना आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर। ये अक्ष पर विभव आ गया। अब बात करते हैं हम निरक्ष की। तो निरक्ष के लिए हम बिंदु P को ले जाते हैं, तो जो आपका एंगल बन रहा है थीटा, ये कितना बनने वाला है? निरक्ष के लिए आप देख सकते हैं कि आपका एंगल बढ़ता हुआ जाएगा और निरक्ष पर जाकर के आपका कोण 90 डिग्री हो जाता है थीटा। तो अब निरक्ष की बात करते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आपका थीटा 90 डिग्री है तो इसे कह सकते हैं हम, अर्थात बिंदु P निरक्ष पर है। तो बिंदु P निरक्ष पर है तो क्या होगा? ये जो आपका पॉइंट P है ये इस वाली लाइन पे आ जाएगा, यहां ऐसे। तो एंगल इंक्रीज होते हुए कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए विभव कितना आने वाला है? V एट निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू P cos ऑफ 0 अपॉन, सॉरी एंगल अब हमारे पास में 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो विभव निरक्ष पर कितना आने वाला है? cos 90 हो गया 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। तो निरक्ष पर विभव कितना आने वाला है? 0। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में द्विध्रुव है, यहाँ -q आवेश है, यहाँ +q आवेश है, और ये इसकी निरक्ष है। तो इस पर आप पॉइंट P कहीं भी लो, उससे जो आपकी डिस्टेंस होंगी यहां से यहां तक वाली, और इस पॉइंट से ये आपका AB द्विध्रुव है, तो A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होंगी? इक्वल होंगी, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। और आपको पता है कि विभव अदिश राशि है, तो जितना यहाँ पर -q विभव लगाएगा उतना ही +q विभव लगाएगा, और दोनों का जब हम बीजगणितीय योग करेंगे तो माइनस वाले विभव से प्लस वाला विभव क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, और कुल विभव क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इस निरक्ष पर आप कहीं भी चले जाइए,
हमेशा विभव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। लेकिन जैसे ही आप निरक्ष से इधर आते हैं तो आपका माइनस चार्ज प्रभावी हो जाता है, तो इधर ऋणात्मक विभव होगा। और जैसे ही आप इस अक्ष से निरक्ष से इधर जाते हैं तो आपका प्लस क्यू चार्ज प्रभावी हो जाता है, तो द्विध्रुव के कारण जो विभव आएगा वो धनात्मक आएगा। आप इस डेरिवेशन में यदि हम इस पॉइंट P को इधर प्लस क्यू चार्ज की तरफ ना लेकर के माइनस क्यू चार्ज की तरफ ले आते, ऐसे बनाते यदि हम इस डायग्राम को, तो हमारा जो रिजल्ट आता वो यहाँ नेगेटिव में आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो वो देख लेना है जो आपकी निरक्ष है उससे वो माइनस चार्ज की तरफ है या प्लस चार्ज की तरफ है, तो जिधर होगा उसी सिंबल का आपके पास में विभव आएगा। और यहां पर आप दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं कि जो आपका विभव है वो बिंदु आवेश के कारण क्या होता है। तो एक चीज आप ये भी देख लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण विभव वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर के। हमने क्या निकाला था, बिंदु आवेश के कारण विभव, विभव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। तो यहां बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जब हम द्विध्रुव की बात करते हैं तो आपका विभव किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, r के स्क्वायर के। लेकिन द्विध्रुव के लिए, तो द्विध्रुव के लिए जो विभव होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो आप देख सकते हो कि किसी बिंदु आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो विभव डिक्रीज तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसे ही हम द्विध्रुव में जाएंगे कहीं पर दूर, इस बिंदु P को जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो आपका विभव यहाँ दुगनी रफ्तार से, मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रफ्तार से डिक्रीज होगा। वो कितनी हो सकता है, दुगना तिगुना। तो बजाय एक बिंदु आवेश के एक द्विध्रुव के लिए आपका विभव दूरी बढ़ाने के साथ में तेजी से कम होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही खत्म होता है। आपको ये नोट करना है, लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। ये हम पहले भी बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।